अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे तमाम देखने और सुनने वाले ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने ओकाड़ा से मक्का मुकरमा के लिए पैदल हज का सफ़र शुरू किया हुआ है और इस वक्त मैं कोयटा में मौजूद हूँ। बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स और पैगामात रिसीव हो रहे हैं कि हम भी जाना चाहते हैं, हम जो पैदल सफ़र है कैसे कर सकते हैं, इस सफ़र के दौरान हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। इस सफ़र पर निकलने से पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था और दिखाया भी था कि मैं जो है कितने माह से जो है यानी कि ये सफ़र की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे कहाँ कहाँ जो है वो जाना पड़ा है। लेकिन डेफिनेटली बहुत सारे लोग आप पूछ रहे हैं, जितने लोगों से हो सका है, मेरे से हो सका है, मैंने उतने लोगों को जवाब दिया है। लेकिन चूंकि वन बाय वन तमाम लोगों को जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है और इसमें कुछ बातें जैसे बातें ज़्यादा हैं, तो मैंने सोचा कि एक मैं दोबारा वीडियो बना लेता हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने ओकाड़ा से शुरू किया है, आप मुझे नहीं पता कि आप पाकिस्तान के कौन से सूबे और कौन से शहर से हैं। सबसे पहले तो आपको देखना है कि आप कौन से शहर से हैं और आपके शहर से जो सऊदी अरेबिया है वो कितने किलोमीटर सफ़र बनता है। लेकिन उससे भी पहले जो आपको देखना है वो ये देखना है कि क्या कभी भी ज़िंदगी में आप पैदल चले हैं। अगर पैदल चले हैं तो कितना चले हैं, अगर कभी नहीं भी चले तो कितना आप पैदल चल सकते हैं। जैसा कि मैं अगर आपको अपना बताऊं तो जो मैंने पहला सफ़र किया था ओकाड़ा से पाकिस्तान चाइना बॉर्डर तक, तो उससे पहले मैं कोई बहुत ज़्यादा सफ़र तो मैंने पैदल नहीं किया हुआ था, लेकिन 10-11 किलोमीटर मैं पैदल चल दिया करता था। मुझे आइडिया था कि मैं जो है वो यानी कि पैदल सफ़र कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मैंने पहला सफ़र किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया। तो अगर आपने भी कभी पैदल सफ़र नहीं किया है लेकिन इंसान को अपना पता होता है कि वो पैदल चल सकता है या नहीं चल सकता, अगर आपको लगता है कि आप पैदल चल सकते हैं तो बिल्कुल आप जो है वो पैदल मक्का मुकरमा जाएँ। इसके बाद अब आपको पहले मुराद है कि आपको अपने शहर से देखना है कि जो मक्का मुकरमा है वो कितने किलोमीटर्स है और आप एक दिन में कितना चल सकते हैं। एक दिन में आप जितना चल सकते हैं वो आपके शहर से मक्का मुकरमा तक जितना टोटल बनेगा आप उसको उस पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। चूंकि जब आपने किसी भी एम्बेसी में जाना है, मैं आपको बताऊं कि लोग मेरे से पूछते हैं कि हमें वीज़े लेने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, पैदल के लिए आपको वीज़ा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। आप पैदल जाएं, बाइक पे जाएं, कार पर जाएं या बाय एयर जाएं, आपको पासपोर्ट और वीज़ा जो है वो चाहिए ही चाहिए होते हैं। होता ये है कि इसमें क्राइटेरिया जो है वो मुख्तलिफ होता है। तो अब आपको किसी भी एम्बेसी में जाने से पहले ये पता होना चाहिए कि आपको उस मुल्क का, फॉर एग्जांपल अब जैसे मुझे ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरेबिया से गुजरना है। पहले तो मैं आपको रूट बता देता हूँ कि पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया का रूट जो है वो कौन कौन से। इसके लिए दो रूट बनते हैं, एक तो पाकिस्तान से ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरेबिया। लेकिन चूंकि कुवैत का वीज़ा पाकिस्तानियों को नहीं मिलता तो इसके ऑपोजिट क्या हो सकता है, ईरान, इराक, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया, ये दो रूट बनते हैं। तो आपको पहले ये रूट का पता होना चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से मुल्क में कब इंटर होंगे। जैसे मुझे पता है कि मैंने अभी ईरान में जो है वो यानी कि ये नवंबर के आखिरी हफ्ते में या दिसंबर के पहले हफ्ते में दाखिल होना है। उसके बाद मुझे पता है कि इराक में मैंने कब दाखिल होना है, कुवैत में या जॉर्डन में कब दाखिल होना है और सऊदी अरेबिया में कब दाखिल होना है। ये आपको अपनी मुकम्मल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पानी काम नहीं है। आपको इसके लिए एक डायरी निकालनी पड़ेगी, डायरी पे मुकम्मल किलोमीटर्स लिखने पड़ेंगे, उसको डिवाइड करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि ओकाड़ा से यानी कि ईरान को जो बॉर्डर लगता है वो कौन सा है। यहाँ से जो ईरान का बॉर्डर है उसको तफ्तान बॉर्डर कहते हैं, जो इराक का बॉर्डर है उसको शलामशे बॉर्डर कहते हैं, आगे कुवैत के बॉर्डर का और नाम है, सऊदी अरेबिया का बॉर्डर का और नाम है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए और आप इनको डायरी पर लिखेंगे ताकि आपका एक मुकम्मल होमवर्क हो। उसके बाद फिर आप इस्लामाबाद में जाएंगे, चूंकि इस्लामाबाद के अंदर तमाम एम्बेसीज जो हैं तमाम कंट्रीज़ की वो मौजूद हैं। वैसे अगर मैं जैसे कोयटा में मौजूद हूँ तो यहाँ पर सिर्फ ईरान की और अफगानिस्तान की मौजूद है। लाहौर की बात करूं तो लाहौर में ईरान की मौजूद है और मे भी कुछ और हों, लेकिन तमाम कंट्रीज़ की मौजूद नहीं है। उसके लिए आपको इस्लामाबाद जाना पड़ेगा और फिर आपको तमाम जो कंट्रीज़ हैं उनकी एम्बेसीज में जाना पड़ेगा, उनको जाके बताना पड़ेगा कि आप पैदल जाना चाहते हैं और पैदल के लिए आपको वीज़ा जो है वो इतने माह का दरकार है। अब इसमें मसला क्या है, मसला ये है कि चूंकि वीज़ा का जो दुरानिया है मैक्सिमम 1 माह का या 3 मंथ का होता है। अगर फॉर एग्जांपल 3 महीने का भी वीज़ा मिलता है, मैं अपनी बात करूं तो मैं ओकाड़ा से कब चला हूं, 1 अक्टूबर को। इस वक्त मैं कोयटा में मौजूद हूं और मैं ईरान का वीज़ा कितनी देर का लूँगा चलने से पहले, इराक का कितनी देर का लूँगा, कुवैत का कितनी देर का लूँगा, सऊदी अरेबिया का कितनी देर का लूँगा। डेफिनेटली 1-1 साल का वीज़ा तो मिलता नहीं है, वीज़ा मिलता है 1 माह का, 3 माह का। सबसे जो मुश्किल बात है वो ये है। उससे भी मुश्किल बात क्या है, उससे भी मुश्किल बात ये है कि ये जो कंट्रीज़ हैं ये आपको जल्दी पैदल के लिए वीज़ा अलाउ नहीं करते हैं, चूँकि इनके भी कुछ सिक्योरिटी होती है, इनके भी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं। इन्हें ये भी डर रहता है कि ये जो पाकिस्तानी हैं ये यानी कि वीज़ा लेके हमारे मुल्क में आएंगे, वहाँ से आगे ना चले जाएँ। फॉर एग्जाम्पल ईरान का वीज़ा लिया, वहाँ से कहीं
आगे चले गए। तो ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर कुछ चीज़ें ये भी हैं कि 40 साल से जो कम उम्र होती है उसको जल्दी वीज़ा नहीं मिलता, जो अनमैरिड बंदा होता है उसको जल्दी वीज़ा नहीं मिलता। फिर ग्रुप, अगर आपका ग्रुप ना हो, ग्रुप से मुराद है 4-5 लोग ना हो, तो आपको वीज़ा जल्दी नहीं देते हैं। ये कुछ मुश्किलात हैं, ये तो मैंने आपको हट के मुश्किलात बताई हैं, ठीक है। उसके बाद आपको 1 माह का वीज़ा मिलेगा। मुझे ये बताएं कि इस वक्त मैं कोयटा में मौजूद हूँ, मुझे 1 माह का वीज़ा मिल भी जाता है तो क्या मैं 1 माह में ईरान क्रॉस कर सकता हूँ? नहीं क्रॉस कर सकता, क्योंकि ईरान का जो इराक तक तफ्तान बॉर्डर से जो इराक के बॉर्डर तक सफ़र है वो तकरीबन 1650 से 1700 किलोमीटर है, वो काफ़ी सफ़र बनता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, आपको एम्बेसी जाना होगा, आपको उनको बताना होगा कि आपको इतने माह का वीज़ा चाहिए, क्योंकि आप पैदल हज पर जाना चाहते हैं। और चूंकि हज इस साल के अगले साल के 2023 के जून के एंड पर है, तो आपको ये देखना होगा कि क्या आप जून के एंड तक, हज आने तक, क्या आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। अगर तो पहुँच सकते हैं तो आपको अपना सफ़र शुरू करना होगा। लेकिन ये एक बात याद रखें कि बगैर डॉक्यूमेंटेशन के, बगैर कोई प्रोसेस किए आप बिल्कुल भी ना निकलें। उसकी वजह यह कि इंसान को परेशानी होती है। अगर मैं बात करूं तो मैं पिछले साल जब मैंने अपना ओकाड़ा से पाकिस्तान चाइना बॉर्डर वाला सफ़र मुकम्मल किया, उससे बाद से मैं इस पर तैयारी कर रहा हूं। जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं, मैंने बहुत ज़्यादा ट्वीट्स की। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी मैंने तब भी ट्वीट्स की, इमरान खान साहब को मेंशन किया और उनके जो लोग हैं ऑफिशियल, उनको मेंशन किया कि मैं जाना चाहता हूं, मुझे वीज़ा दिलवाने में मदद करें। उसके बाद जब गवर्नमेंट तब्दील हुई मैंने तब भी ऐसा ही किया। लेकिन उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैं इस्लामाबाद गया, मैंने वहाँ जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस में और जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है वहाँ पे एप्लीकेशन जमा करवाई, और मैं कई दफ़ा इस्लामाबाद गया। बहरहाल कई महीनों की तगोदू के बाद आखिरकार मेरी बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे यकीन दिलवाया कि वो मुझे जो वीज़ाज़ हैं दिलवाने में मदद करेगी। तो अभी जो फॉरेन मिनिस्ट्री हमारी है तो वो मुझे कुछ हद तक हेल्प आउट कर रही है वीज़ाज़ दिलवाने में। जब तक आपको इस बात का यकीन ना हो जाए आपको वीज़े मिल जाएंगे या पाकिस्तान का कोई भी इदारा या फॉरेन मिनिस्ट्री आपको हेल्प कर रही है, तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप अपना सफ़र शुरू ना करें। बाकी अगर सफ़र शुरू करना है तो वो आपकी अपनी मर्जी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, जब तक आपके पास वीज़ा नहीं होगा आप किसी भी मुल्क में इंटर नहीं हो सकते हैं। आप ये बात ज़हन में ना रखें कि हम हज करने के लिए जा रहे हैं, हम सच्चे आशिक़े रसूल हैं। बिल्कुल सच्चे आशिक़े रसूल भी हम हो सकते हैं, हम हज करने भी जा रहे हैं, लेकिन हर मुल्क की अपनी पॉलिसी होती है। जब तक आपके पास वीज़ा नहीं होगा आप किसी मुल्क में भी दाखिल नहीं हो सकते हैं। और एक और बात, अगर आप ये समझ रहे हैं कि पैदल जा रहा हूँ या मैं पैदल जाऊँगा तो इसमें खर्चा नहीं आएगा, तो ये भी बात आपकी सोच बिल्कुल गलत है। अगर आप बाई एयर जाते हैं तो तकरीबन आपका खर्चा जो है, अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू जाते हैं तो कोई 10 लाख आएगा, प्राइवेट जाते हैं तो कोई 12 लाख आएगा। लेकिन अगर आप पैदल जाएंगे तो ये मेरा एस्टिमेट है, इसका किसी से इख्तलाफ भी हो सकता है। मेरा एस्टिमेट ये है कि आपके पास 15 लाख रुपए होने चाहिए। उसमें जो हज का खर्चा है वो भी शामिल है, जो वीज़ा का खर्चा है वो भी शामिल है, जो ईरान, इराक, कुवैत, जॉर्डन या सऊदी अरेबिया में आपने रहना है होटल्स में, जो आपने खाना पीना है, कुछ 100 आपको ज़रूरत पड़ सकती है, वो तमाम जो एक्सपेंसेस हैं वो इनमें शामिल हैं। और दूसरी बात ये भी डिपेंड करती है कि पाकिस्तान के अंदर ईरान, इराक, कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया के अंदर आपके कितने ताल्लुकात हैं। अगर तो आपके ताल्लुकात हैं तो आप फ्री भी रह सकते हैं, आप खा पी भी सकते हैं, तो आपका खर्चा कम भी हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके तमाम तर सवालात के जो जवाबात हैं वो इसमें क्लियर कर दिए हैं। आपको फॉरेन मिनिस्ट्री, देखें आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने एप्लीकेशन लिख दी है, लेकिन चूंकि आपको पता है कि एप्लीकेशन लिखने से कुछ नहीं होता, आप फॉरेन मिनिस्ट्री जाएं। जो मेन अदारा है ना, यानी कि जो मेन कोई अगर आपको हेल्प आउट करेगा तो वो फॉरेन मिनिस्ट्री है, क्योंकि फॉरेन मिनिस्ट्री ने ही बाकी जो ममालिक हैं उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री से रब्ता करना होता है। तो आप एप्लीकेशन लिखें, फॉरेन मिनिस्ट्री को बताएं कि आप जाना चाहते हैं। और फॉरेन मिनिस्ट्री की अगर आप हेल्प नहीं भी लेना चाहते ना लें, लेकिन अगर आपको वीज़ा वैसे ही मिल जाते हैं, आप एम्बेसी जाएं, उनको जाकर बताएं, वो आपको बताएंगे कि हम आपको कितने माह का वीज़ा दे सकते हैं या इसका क्या क्राइटेरिया है। तो ये वो तमाम सवालात थे जो कि आप लोग मेरे से पूछते हैं और मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। जहाँ भी रहें खुश रहें, सलामत रहें और जितना भी हो सके दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते रहें। अल्लाह निगहबान।